हाय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज सेमेस्टर 3 का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के बारे में आप पहले थोड़ी बहुत जानकारी रखे होंगे। अब विस्तृत रूप से इसका प्रैक्टिकल थ्योरी सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन भी सबसे पहले आना चाहिए कि इनकम टैक्स है क्या, आयकर का क्या अर्थ है, या फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ, और आप चाहें तो इसको आप नोट भी करते जाएं। और एक एक वीडियो हम थोड़ा थोड़ा बना करके डालते रहेंगे। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आसानी से आप पढ़ भी पाएंगे। कोशिश करेंगे वीडियो हम कंटिन्यू डालते रहें। देखिए, इसका आंसर हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स क्या है। तो इनकम टैक्स एक्ट होता है 1961, और इस एक्ट के तहत बोला गया है कि इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड अप ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। इनकम टैक्स यानी आयकर एक प्रत्यक्ष कर है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर इम्पोज किया जाता है जो इनकम अर्न करता है, यानी कहीं से अर्निंग कर रहा है। और अर्निंग जब एक्सीड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक लिमिट है उसका, वो एग्जाम्पशन लिमिट आपको बढ़ाया जाएगा इसमें, तो उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोला गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ये टैक्स वसूला जाता है उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए कहा गया इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो आमदनी का स्रोत है, रेवेन्यू कलेक्शन का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। इट हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल अमॉन्ग द वेरियस सोर्सेज। बोल रहा है जितने भी सोर्सेज है गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन के, उनमें से ही महत्वपूर्ण स्रोत है ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन एक्रूड नेट टैक्सेबल इनकम बाय ए पर्सन। बोल रहा है कि जब एक व्यक्ति के द्वारा या एक फर्म के द्वारा या एक कंपनी के द्वारा जब पैसा कमाया जाता है, अर्निंग किया जाता है उस पीरियड में, तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है और उसका टैक्स कंप्यूट किया जाता है, टैक्स की गणना की जाती है। लेकिन उसका पीरियड क्या होता है, बोला गया है प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इनकम टैक्स इन करंट असेसमेंट ईयर। जैसे आगे हम लोग बात करेंगे कि करंट असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर किसको कहेंगे इसके बारे में डिटेल में भी हम बात करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्या है वो भी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021 से 2022 और 31 मार्च को एंडिंग होगा। तो अभी जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो प्रीवियस ईयर का किया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स कैलकुलेशन होगा इस ईयर में जो हम कैलकुलेट करेंगे, इस ईयर में उसको हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। जिस ईयर में टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। अब देखिए, इस डेफिनेशन आपको समझाते समय 2-3 वर्ड आपके सामने आया है, जैसे डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको समझना है। डायरेक्ट टैक्स कैसे हम जानेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। तो बात आती है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है, इसको भी हम लोग समझेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप इनकम टैक्स ले लो, कॉरपोरेट टैक्स ले लो, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। ये सारे उदाहरण हैं आपके डायरेक्ट टैक्स के। और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हो गए, आप वैट है, जीएसटी है। अब तो जीएसटी में सर्विस टैक्स ही आ गया है, तो अलग से इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है आपको। सेल टैक्स भी उसी में इंक्लूड हो गया है, कन्वर्ट हो गया है वैट या जीएसटी में। कस्टम ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। ये सब एग्जाम्पल हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स के। लेकिन इन दोनों को कैसे हम समझेंगे, ये बात आपको हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि कैसे ओवरऑल इसका एक डेफिनेशन हम दे पाए। कि बोला गया है कि जैसे बियरर एंड पेयर,
इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है बियरर एंड पेयर, है ना। तो बियरर यानी जो टैक्स को बियर करता है, और पेयर यानी जिसके नाम से टैक्स जमा होता है, जिसके पैन नंबर पे टैक्स जमा होता है। तो अब पैन की बात आ गई, यहाँ हम बात कर रहे हैं पैन के बारे में, तो थोड़ा सा पैन का चर्चा करें। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर आपको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का NSDL, उसके तहत आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके आपका जो प्रोसेसिंग है उस प्रोसेसिंग से पैन बनवा सकते हैं, या बनवाए होंगे आप लोग तो जानकारी होगी इस बात की। आप कहेंगे कि पैन की शुरुआत क्यों हुई, कब से हुई, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें हम। बोला गया है कि पैन भारत में टैक्स पेयर के लिए जारी की गई एक ऐसी पहचान संख्या है, आप कह सकते हैं पहचान नंबर है, कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई आदमी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है तो उसको पैन नंबर जरूरी है, यानी उसका जो टैक्स अमाउंट जमा होगा वो कहाँ जमा होगा, उसके लिए एक अकाउंट नंबर चाहिए ना, तो वो नंबर आपको पैन के थ्रू इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन एक बात है इसमें, थोड़ा सा आपको एक हिस्टोरिकल बात हम बात करेंगे कि इंडिया में जो पैन नंबर जारी किया जा रहा है अभी टैक्स पेयर के लिए, और सबके लिए अलग अलग नंबर है। देखिए, राम नाम का कई आदमी हो सकता है, तो हर एक राम के लिए अलग अलग पैन नंबर हो सकता है। मोहन नाम का अलग अलग आदमी हो सकता है, तो हर एक मोहन के लिए अलग अलग पैन नंबर जारी किया जाएगा, यानी पैन का जो नंबर होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, वो अलग होगा। लेकिन 1972 से पहले इनकम टैक्स जारी करता था GIR। GIR का मतलब होता है जनरल इंडेक्स रजिस्टर। जनरल इंडेक्स रजिस्टर ये 1972 के पहले होता था। अब 1972 के पहले जब इस नंबर को जारी किया जाता था टैक्स देने के लिए लोगों को, तो ये एक स्तर से आप कह सकते हैं कि पंचायत स्तर पे या फिर जिला स्तर पे इस तरीके से जारी किया जाता था, और वहाँ का एक स्पेसिफिक जो ऑफिसर होता था वो इसको जारी करता था। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक स्टेट में उस नंबर के कई लोग हो जाते थे, तो इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा, करप्शन हो जाता था, कई बार उसमें गलतियां भी हो जाती थी। मतलब ट्रांसपेरेंसी जितनी होनी चाहिए थी GIR के थ्रू, यानी जनरल इंडेक्स रजिस्टर के थ्रू, उतनी नहीं हो पाती थी 1972 से पहले, 1972 से पहले। तो गलती होने का संभावना इसलिए होता था कि नंबर मैनुअली जारी किया जाता था। बोले तो कि जो वहाँ स्पेसिफिक एक ऑफिसर होता था वो ये नंबर मैनुअली जारी करता था, और लोगों को अलग अलग नंबर नहीं मिल पाता था। आप कहिए कि हर एक स्तर में अपने हिसाब से नंबर को क्रिएट किया जाता था और लोग आकर के उस नंबर पे अपना टैक्स जमा करते थे, तो गलती होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती गई। तो 1972 के बाद हमारे यहाँ पैन नंबर जारी किया जाने लगा, और पैन नंबर का सबसे बड़ा फायदा हो गया कि सबका नंबर अलग अलग हो गया, और 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर हो गया। इसमें लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने में इसके माध्यम से सुविधा होने लगी। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि कैसे हम पहचानेंगे कि डायरेक्ट टैक्स कौन है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, पहले इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें कि एक कस्टमर है, मान लो कस्टमर है, आप एक मोबाइल खरीदते हैं, कस्टमर हैं, और आपने मोबाइल फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से किसी कंपनी से खरीदा है, तो यहाँ पर बात करेंगे कि टैक्स का अमाउंट कौन पेड करता है। बियर कौन करता है? बियर तो करता है कस्टमर, क्योंकि कस्टमर सामान खरीदा है तो सेलिंग प्राइस चुकाया होगा, प्लस टैक्स दिया होगा, जो भी प्राइस होगा प्राइस चुकाया होगा और टैक्स भी दिया होगा। अब ये टैक्स कलेक्ट कौन किया? फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट जाकर के जमा कर दिया गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया टैक्स, है ना, चाहे जो भी स्टेट गवर्नमेंट को, जहाँ जो रूल है, जिस हिसाब से GST है तो कैसे देना है, वैट है तो कैसे देना है, वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब आप देखिए कि टैक्स बियर करने वाला है कस्टमर, लेकिन पे कर रहा है अपने परमानेंट अकाउंट नंबर से कौन? फ्लिपकार्ट या जो भी कंपनी से आप खरीदेंगे वो। तो यहाँ बियर करने वाला कोई और है और पेयर कोई और है, इसलिए कहा गया कि बियरर और पेयर इज नॉट सेम पर्सन, दोनों सेम पर्सन नहीं होगा।
दोनों अलग अलग आदमी है, बियरर कोई और है और पेयर कोई और है। जब ऐसा टैक्स हो जाए, इस तरीके से टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाए, तो वैसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। समझिएगा फिर से, टैक्स सहने वाला, बियर करने वाला कस्टमर है, लेकिन कस्टमर के पैन नंबर पे वो टैक्स जमा नहीं किया गया, वो जमा किया गया फ्लिपकार्ट के पैन नंबर पे, यानी पेयर बन गया वहां फ्लिपकार्ट, पैसा इनका और पे कर रहे हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन, जो भी कंपनी है वो अपने नाम से कर रहा है। तो ऐसा टैक्स कैलकुलेशन का जो तरीका है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। अब आप कहेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स को यहाँ समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं आपको कि यहाँ बियरर और पेयर सेम पर्सन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक कंपनी का एम्प्लॉई है, कोई बीसीसीएल एम्प्लॉई है, और जहाँ हम काम करते हैं, आप देखिएगा कि बीसीसीएल एम्प्लॉय का जो टैक्स या तो वो हर महीने अपने सैलरी स्लिप से डिडक्ट कराता है, या फिर अल्टीमेटली उसका लास्ट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में उसका फुल अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि बियरर तो बीसीसीएल एम्प्लॉई है, लेकिन इसका पैसा डिडक्ट करके बीसीसीएल क्या करता है कि इसी पर्सन के पैन नंबर पे वो टैक्स जमा करता है, न कि बीसीसीएल अपना पैन नंबर वहां जमा कर देता है कि हम जमा कर रहे हैं। जमा करने वाला भले ही यही है, लेकिन बीसीसीएल जो अमाउंट जमा करता है इनकम टैक्स का, वो एम्प्लॉय के पैन नंबर पे ही जमा करता है। बियरर भी एम्प्लॉय है और पेयर भी एम्प्लॉय है, तो ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब बियरर और पेयर सेम पर्सन हो, यहाँ लिखा हुआ सेम पर्सन हो, तो वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, और बियरर और पेयर इज नॉट सेम पर्सन, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो टॉपिक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, कुछ और पढ़ाया गया है तो वो हम आपको सामने रखेंगे। अब देखिए, कुछ इनकम टैक्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन अलग अलग तरीके से दिया जाता है। इधर इनकम टैक्स लिखा हुआ है, इधर टीडीएस लिखा हुआ है। अब बोला गया टीडीएस है क्या? तो टीडीएस इज द फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स। ये भी एक तरीका है इनकम टैक्स कलेक्ट करने का। तो जनरली ऐसा सिचुएशन कब आ जाता है कि टीडीएस के फॉर्म में इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है? जब आप कहीं एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, या फिर किसी और तरीके से पेमेंट आपके पास आता है, जैसे सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में, कमीशन के रूप में, प्रोफेशनल फी के रूप में, या इंटरेस्ट के रूप में आप किसी को पैसा देते हैं, या रेंट के रूप में आप किसी को पैसा देते हैं, या टेक्निकल चार्ज देते हैं, या ब्रोकरेज देते हैं, तो ऐसा गवर्नमेंट का रूल है कि आप उसका टीडीएस डिडक्शन करें, टीडीएस काट लें, इनकम टैक्स काट लें, और उस अमाउंट को, जो बैलेंस अमाउंट है, वो आप पे कर दें। ऐसा रूल है। अब इसमें कितना लिमिटेशन है वो आपको टीडीएस जब पढ़िएगा तो आप गहराई से आप समझ जाइएगा कि कितने अमाउंट के बाद टीडीएस काटने का नियम है, टीडीएस डिडक्ट करने का तरीका क्या है। लेकिन अभी बेसिक बात कहेंगे कि इनकम टैक्स को कब टीडीएस के नाम से बोला जाता है या बोलते हैं हम लोग, और कब उसको डायरेक्टली इनकम टैक्स भी कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, अब वो कितना पैसा कमा रहा है, अर्निंग क्या है, वो तो वही जानता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ एम्प्लॉय कितना कमाया कौन जानता है? एम्प्लॉयर जानता है ना। सैलरी हम कितना स्टाफ को दे रहे हैं तो मेरा स्टाफ भी जानता है और हम भी जानते हैं। अगर हम वेजेस दे रहे हैं अपने यहाँ काम करने वाले लेबर को, तो लेबर भी जानता है और हम भी जानते हैं। तो ऐसा नियम है कि ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति का आप टीडीएस डिडक्ट कर लें। कमीशन अगर हम किसी को दे रहे हैं तो कमीशन देने वाला भी जानता है और कमीशन लेने वाला भी जानता है। लेकिन यहाँ एक बिजनेसमैन जो है, वो अगर बिजनेस ऑपरेट करता है, पैसा कमाता है, तो वो कोई तो उसको सैलरी दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर वो इनकम जनरेट खुद करता है और वो सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देता है। अपना जो स्टेटमेंट बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट को टैक्स ऑडिट करवा करके दे देता है। तो इस तरीके से आप जनरली उसको इनकम टैक्स कह सकते हैं। और अगर पेमेंट इस तरह से किया गया है ना, और यहाँ से कुछ डिडक्शन हुआ है टैक्स के तौर पे, तो उसको हम टीडीएस के नाम से जानते हैं। बट दोनों सेम चीज़ है, इसीलिए कहा गया शुरू में कि टीडीएस इज द फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे थे कि 2020 और 21 में, 2020 और 21 यहाँ लिखा हुआ है, 21 और 22 लिखा हुआ है। तो अभी मान लीजिए 21 और 22 चल रहा है,
तो अभी करेंट ईयर है। अब इस करेंट ईयर में कब का टैक्स कैलकुलेट होगा? प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का जो भी हमारा ट्रांजैक्शन रहा, जो प्रॉफिट रहा, वो जिस ईयर में हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। यहाँ असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में कर निर्धारण वर्ष भी कहा जाता है। अब आप सोचिए कि 2021 और 22 का जो हमारा प्रॉफिट होगा, या जो भी नेट प्रॉफिट हम डिक्लेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, तो इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जिस साल इस टैक्स को दिया जाएगा उस साल को असेसमेंट ईयर कहेंगे और फिर प्रीवियस ईयर कहला जाएगा। इसी तरह से प्रीवियस और असेसमेंट हमारा आगे चलता रहेगा। अब आप सोचिए कि 2023 यानी 2023 और 24 में अगर टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है तो वो कब का हो रहा है? वो बैक का हो रहा होगा। कई बार 2 साल का भी हो जाता है, कई बार गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 3 साल का भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रोविजन है, टैक्स फाइन वगैरह लगता है, तो वो अलग बात है, वो अलग से पढ़ना है आपको। लेकिन आप असेसमेंट ईयर, इसमें आप इनका कोई भी जो रूल के हिसाब से जब जो एप्लीकेबल होता है आप उतना टैक्स कैलकुलेट करके दे सकते हैं। लेकिन जिस साल हम कैलकुलेशन करेंगे उस वर्ष को हम असेसमेंट ईयर के नाम से जानते हैं। तो बेसिक बात आपको बताने के लिए इतना बताना जरूरी था। अब हम आगे इसमें एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं, क्या है क्वेश्चन? हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? आयकर देने योग्य कौन है? तो लिखा हुआ है कि एवरी इंडिविजुअल एंड HUF, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, whose total income exceeds the exempted limit of income। बोल रहा है कि एग्जम्प्टेड लिमिट क्या होता है। देखिए, एक बात आपको समझना है, एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है, कहाँ तक छूट है। तो कुछ बेसिक बात लिखा गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और आगे बताएंगे कि करंट ईयर का सिलेबस स्लैब क्या आया हुआ है टैक्सेशन कैलकुलेट करने का। तो अभी एक कॉमन मैन या वुमेन का अगर टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो 2,50,000 तक एग्जम्पशन है, यानी इसको अगर एक्सीड कर जाते हैं, इससे पार कर जाते हैं, तब आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा, नहीं तो यहाँ तक आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है मोर देन 60 ईयर्स, जिसको हम लोग सीनियर सिटीजन के नाम से जानते हैं। सीनियर सिटीजन 60 साल से जो ऊपर है लेकिन 80 ईयर से कम है, तो उनके लिए एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख। 3 लाख का इनकम पे भी उनको क्या टैक्स कैलकुलेशन करना है, बट कोई टैक्स देना नहीं है ना। और फिर है मोर देन 80 ईयर्स, यानी जिसको हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन के नाम से जानते हैं। अब इनका एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख है। देखिए, सबका अलग अलग है, कॉमन मैन का है, वुमेन का है कितना, 2.5 लाख, और सीनियर सिटीजन का 3 लाख, और मोर देन 80 ईयर्स यानी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए भी कमा लेते हैं एक साल में तो इनको टैक्स नहीं देना है। इनका एग्जम्पशन लिमिट इसी को बोलते हैं हम लोग एग्जम्पशन लिमिट, यानी एग्जम्पशन लिमिट कितना है, छूट कितनी है। एग्जम्पशन का मतलब छूट होता है। बोला गया एग्जम्पशन लिमिट ऑफ इनकम शैल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स, है ना। जो एग्जम्पशन लिमिट एक्सीड करेंगे उन्हीं को टैक्स देना है। ओके, टैक्स और कौन कौन दे सकते हैं? बिसाइड दिस अ फर्म, अ कंपनी, a cooperative society, association of a person and body of individual can also liable to pay income tax। अलग अलग तरीके से सबका क्राइटेरिया अलग अलग है और सबके लिए स्लैब भी बनाया गया है, और जब हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर और बेहतर तरीके से इनको हम लोग डिफाइन करेंगे इस सारे टॉपिक्स को। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास फिर मेरा वीडियो आएगा, आप उसको देखिएगा और पढ़िए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो फिर नया अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा क्लास अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो आप मेरा कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेट कॉमर्स एकेडमी धनबाद। ब्रांचेज आपको सारा डिटेल मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय स्टूडेंट्स।